एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष करके वैसे छात्र छात्रा जिन्होंने अभी बीएड या डीएलएड अपनी पढ़ाई को पूरी करने के आखिरी पड़ाव पर हैं एवं जिन्होंने सीटीईटी की परीक्षा पास कर रखी हुई है और सीटीईटी के साथ साथ जिनका मार्क्स कुछ कम है और नए स्तर से जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, उनकी तैयारी में हमारा आज का यह एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्ले करेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड डीएलएड की परीक्षाएं पास की है, उसके बाद सीटीईटी की भी परीक्षाएं उन्होंने दी थी, उसमें उनके मार्क्स कुछ कम है। वो चाह रहे हैं कि पुनः अच्छे अंक के साथ उनके रिजल्ट आएँ, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपकी इस तैयारी को थोड़ा और सहयोग दें, जिससे कि आपकी जो इच्छाएँ हैं अर्थात अच्छे नंबर लाने के लिए वह अच्छा नंबर आ सके। उसी कड़ी में जो सीटीईटी की तैयारी करवाई जा रही है उसमें आपको मैं यह सलाह देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि आपको कुछ उसमें सहायक नोट्स मिल सकें, जिससे कि आप तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त करें और सीटीईटी की जो परीक्षा होने वाली है जुलाई में उसे आप क्रैक कर सकें। इसी उम्मीद के साथ आज का यह एपिसोड हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बाल विकास सिद्धांत का समाजीकरण पाठ 4 है और इसका भाग 2 होगा। आज हम लोग जो शेष बच गया था इस पाठ का बाल विकास के सिद्धांत का समाजीकरण प्रक्रिया में भाग 2 है, जिसमें कि जो बात कुछ शेष पाठ रह गए थे, बचे हुए पाठ रह गए थे, उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह जो नोट्स है जो कि हाथ के द्वारा लिखा गया है, आप समझ सकते हैं कि इसको लिखने में कितनी परेशानी होती है, कितनी मुश्किल से तैयार करना पड़ता है और उसके बाद फिर आपके साथ इसको डिस्कशन हम करते हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से जा सके और आप सीटीईटी क्वालिफाई करके आगे शिक्षक बनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। एज यूजुअल मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आग्रह करता हूं कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और वीडियो को कृपया आखिरी तक देखें। आखिरी तक देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट्स जरूर दें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी हमारी टॉपिक होगी। इसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बीपीएससी की तैयारी करने, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक राज्यकर्मी बनने वाले जो छात्र छात्रा हैं, उनके लिए भी हमारा रात्रि में आज से एपिसोड शुरू होने वाला है, कड़ी शुरू होने वाली है। उसमें भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। योगदान यूँ देना है कि आप यदि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बीपीएससी की तैयारी का लाभ मिलेगा। जो घर बैठे हैंड रिटन नोट्स होगा, सबसे बड़ी बात है कि हैंड रिटन नोट्स है। आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, मैं उसे दूर करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ शुरू से बने हैं, आगे भी बने रहेंगे। और हैंड रिटन नोट्स में बहुत मेहनत होती है, आप इस चीज़ को जानते हैं, इसीलिए हमारा आपसे आग्रह है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट्स जरूर करें। हमारा एक फ़ोन नंबर भी है, जिस पर अगर आप चाहें तो हेल्प लाइन के तौर पर आप जिस भी विषय में चाहें आप मदद ले सकते हैं और हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा यह जो टॉपिक था, पिछले दिन पार्ट 1 में हम लोगों ने चर्चा किया था कि समाजीकरण की अवधारणा क्या है। तो समाजीकरण की अवधारणा इसी से जुड़े हुआ आज भाग 2 जो चल रहा है, पार्ट 4 का भाग 2 है। समाजीकरण की अवधारणा में यह है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, भाग 1 में आप देख लीजिएगा। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, सुना है, समझा है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज से बाहर वह नहीं रह सकता है। समाज से बाहर 2 ही व्यक्ति रहते हैं, या तो वह भगवान हो या शैतान हो। हम मनुष्य हैं, हम व्यक्ति हैं, हम एक सजग प्राणी हैं, तो हमें समाज में ही रहना पड़ेगा और समाज में रह करके ही हम लोग क्या है, विभिन्न क्रियाओं को करते हुए अपने एक सामाजिककरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सभी लोग सामाजिक प्राणी होते हैं। तो सामाजिककरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। इसके अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। इसीलिए हमने कहा कि व्यक्ति को जंगल में रहने के लिए नहीं संभव है, देवता या दानव यही 2 व्यक्ति जंगल में रह सकते हैं। अर्थात सामाजिक प्राणी बनने के लिए उसे समाज में रहना होगा। इन सभी के परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। जिन पद्धतियों व तरीकों के द्वारा बालक सामाजिकरण बनता है, सामाजिक प्राणी बनता है, उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें से एक प्रमुख होता है समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया
और दूसरी प्रक्रिया का नाम है समाजीकरण की गौण प्रक्रिया। अब देखते हैं कि समाजीकरण की प्राथमिक प्रतिक्रिया कौन कौन सी हैं। समाजीकरण की जो प्राथमिक प्रक्रिया होती है वह शुरुआत हो जाती है हमारे घर में हमारे अभिभावक के द्वारा। हम अभिभावक के दिए हुए सुझावों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उनके बताए गए सुझावों पर हम चलते हैं और इस प्रकार क्या है कि समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया का पहला पॉइंट जो होता है वह है कि अभिभावक का सुझाव। बच्चे परिवार के लोगों से जो ज्ञान प्राप्त करता है वह परिवार के लोगों से जो ज्ञान प्राप्त करता है लोगों का सामाजिक व्यवहार देखते हुए उसके सुझावों से सीखता है। क्या है कि अभिभावकों द्वारा जो उन्हें सुझाव दिए जाते हैं, घर में जो अपने से बड़े हैं, माता पिता हैं, उन सबों को जो व्यवहार करते हुए देखते हैं, उनके सुझाव जो मिलते हैं उसके आधार पर बच्चा व्यवहार करता है। तो इसलिए कहा गया है कि उनके सुझावों से सीखता है। घर में सदस्यों को अपनाए जाने वाले सुझाव देते हैं और बालक उन सभी सामाजिक नियमों, प्रथाओं तथा विचारों को ग्रहण करता है। अब प्रश्न आपका बनता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यह बनता है कि बताएं कि बच्चे सामाजिक प्राणी किस प्रकार बनते हैं। तो सामाजिक प्राणी बनने के लिए क्या करना होता है, आप इसको देख सकते हैं कि सामाजिक प्राणी बनने के लिए बच्चों में सामाजिक नियम कुछ होते हैं, प्रथाएं होती हैं, विचार होते हैं, उन सबों को ग्रहण करना पड़ता है। तो बालक उन सामाजिक नियमों, प्रथाओं तथा विचारों को ग्रहण करता है तथा इस प्रकार से वह समाज का सदस्य बन जाता है। इस प्रकार से वह क्या बनता है, समाज का सदस्य बन जाता है। अब बात आगे आती है निकल करके, दूसरा पॉइंट है कि पालन पोषण की विधियाँ। पहला तो हमने देखा अभिभावकों के सुझाव के अनुसार वह बालक सामाजिक प्राणी बनने की क्रिया में अग्रसर हो जाता है और आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पालन पोषण की विधियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि जिन बच्चों के माता पिता अच्छा परवरिश देते हैं, अच्छा पालन पोषण करते हैं, तो उनके बच्चे अच्छे बनते हैं। और जिन माता पिता के पास आर्थिक तंगी होती है, समय की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है, व्यवस्था की कमी होती है, वैसे माता पिता, वैसे परिवार के बच्चे निश्चित रूप से जो है कि आप देखेंगे कि वह व्यवस्थित नहीं होते हैं, अव्यवस्थित होकर के जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ कहा गया है वह बच्चे जो पालन पोषण की विधियाँ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वह असहाय होते हैं। निश्चित रूप से हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका हाथ, पैर, शरीर, मुंह, बाद बाकी शरीर की कोई भी गतिविधि स्वयं नहीं हो पाती है। सभी गतिविधियों को अपने माता पिता के सहयोग से ही बच्चा आगे करता है, सीखता है। तो माता पिता ही वह व्यक्ति होते हैं जो बालक का देखभाल करते हैं, जिसमें माँ की भूमिका बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, तो जो उनका पालन पोषण करती है। तो अब बात यह निकल के आएगी कि माता पिता का काम क्या होता है। तो माता पिता का काम होता है कि बच्चों का पालन पोषण करना। आपसे प्रश्न यह बनता है कि माता पिता का क्या दायित्व है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य होता है। तो माता पिता का अधिकार होता है कि उनका पालन पोषण करना, देखभाल करना। जो उनका पालन पोषण करती हैं, पालन पोषण की विधियों के द्वारा ही बालक समाजीकरण करता है या समाजीकरण होता है। जैसा कि अभी ऊपर में हमने आपसे बताया कि समाजीकरण में वैसे माता पिता जिनके माता पिता आर्थिक रूप से, शिक्षा के रूप से या सामाजिक स्तर से समृद्ध नहीं होते हैं, उनके बच्चों के अंदर कमियां रह जाती है, वे बच्चे आजीवन गलत व्यवहार करते हैं और जो कि समाजों में उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है और इस प्रकार उन बच्चों का बहिष्कार हो जाता है, वह गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो इसलिए पालन पोषण में माता का विशेष करके अधिकार है, माता का विशेष उसमें दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों की परवरिश ठीक से करें। अतः हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि एक शिक्षक होने के नाते स्त्री शिक्षा, कन्या शिक्षा पर अधिक से अधिक, बालिका शिक्षा पर अधिक से अधिक बल दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं, देखते हैं, पढ़ रहे हैं कि माँ का अधिकार, माँ का जो कर्तव्य है पालन पोषण में, वह बच्चों का सबसे अधिक होता है। इसलिए हमें माँ की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हुए बालिका शिक्षा, कन्या शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है वह है अनुकरण करना। अनुकरण करना से अभिप्राय क्या होता है, यह सुना जाए, देखा जाए, समझा जाए। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने आसपास जो कुछ देखता है उसे अनुकरण करता है। अर्थात क्या हुआ, अनुकरण समाजीकरण की प्रमुख सीढ़ी है। अर्थात वह देख करके समझता है कि किस प्रकार से
हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं या जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो अनुकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुकरण समाजीकरण की प्रमुख सीढ़ी है। आपसे प्रश्न बनेगा कि अनुकरण क्या है, ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आप जवाब दीजिएगा। अनुकरण समाजीकरण की प्रमुख सीढ़ी है। इस तरीके से CTET में प्रश्न घुमा करके पूछा जाता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है अपने आसपास के विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है और उनके व्यवहार का अनुकरण करके समाजीकरण बन जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है अपने आसपास विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है और उनके व्यवहार का अनुकरण करके, अर्थात जो उनसे अलग हैं उनके व्यवहार में यदि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उन बच्चों को आकर्षित करती है, अच्छा लगता है, तो वह बच्चा जो है उस व्यक्ति से उस गुण को सीखने लगता है। इसीलिए अपने आसपास के विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है और उनके व्यवहार का अनुकरण करके सामाजिक बनता है। अब बात आती है, हम लोगों ने प्राथमिक प्रक्रियाएं देखी, अब हम लोग देख रहे हैं गौण प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। ये गौण प्रक्रियाएं जो होती हैं जो कि हम लोगों को सामान्य रूप से नहीं दिखाई देती है। क्यों? इसलिए कि हम लोग इसमें ज़्यादातर जो है कि यह जो गौण प्रक्रिया होती है इसमें मित्रों का बहुत अधिक हाथ होता है। समाजीकरण की गौण प्रक्रिया जो है वह मुख्य रूप से बच्चे अपने मित्रों के साथ करते हैं। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वह जो गुण सीख रहा है बच्चा, वह कैसे सीखता है, तो अपने माता पिता से कम और अपने मित्रों से ज़्यादा सीखता है। इसीलिए कहा गया है कि वह बच्चा जो यहाँ गुण सीख रहा होता है वह कैसे सीखता है, तो अपने माता पिता से ही सीखता है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है निकल करके सामने आ रही है, जिससे हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि जो समाजीकरण की गौण प्रक्रिया है इसमें मित्र जो उसके होते हैं वह बहुत ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात आती है कि प्रतियोगिता, मित्रों के साथ उसके अंदर में क्या है, कॉम्पिटिशन, अर्थात प्रतियोगिता का भाव जागृत होता है। प्रतियोगिता किसे कहते हैं, तो प्रतियोगिता का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना ही प्रतियोगिता कहलाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रतियोगिता किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं। अब बात आती है कि प्रतियोगिता समाजीकरण को बढ़ावा देता है और हर व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान और आदर चाहता है। इस कारण से वह सामाजिक व्यवहार को सीखने में लगा रहता है। इसको प्राप्त करने के लिए वह प्रतियोगिता में भी भाग लेता है। किसको प्राप्त करने के लिए? मान सम्मान और आदर जो चाहता है, अर्थात समाजीकरण व्यवहार करता है। यदि जो व्यक्ति समाज के अनुरूप या समाजीकरण के अनुरूप व्यवहार नहीं करेंगे उन्हें समाज बहिष्कृत कर देता है, उसका विरोध होता है। इसलिए कहा गया है कि प्रतियोगिता समाजीकरण को बढ़ावा देता है। हर व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान और आदर चाहता है, इस कारण से वह सामाजिक व्यवहार को सीखने में लगा रहता है। इसको प्राप्त करके वह प्रतियोगिता में भी भाग लेता है। अगला है सहयोग, कोऑपरेशन। सहयोग का मतलब क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सहयोग का अर्थ होता है मिलकर काम करना। बालक छोटी आयु में ही सहयोग करना सीख जाता है। बालक क्या होता है, छोटी आयु में ही सहयोग करना सीख जाता है। पहले बालक अपने परिवार के लोगों का सहयोग करते दिखता है, आगे चल करके वह अपनी आयु के बच्चों के साथ मिलकर के सहयोग करता है। पहले वह अपने माता पिता से सहयोग सीखता है, फिर सहयोग माता पिता का करता है और फिर बाद में जाकर के अपने मित्रों के साथ, अपनी आयु के बच्चों के साथ वह मिल करके सहयोग करता रहता है, इसका सहयोग लेता है। सहयोग के द्वारा ही बच्चा बड़ा होता है, असंख्य सामाजिक परंपराओं और मूल्यों तथा प्रथाओं को सीख जाता है। क्या होता है, सहयोग के द्वारा ही बच्चा बड़ा होकर असंख्य सामाजिक परंपराओं, मूल्यों तथा प्रथाओं का सीख लेता है। अब अगला पॉइंट है वह है कि संघर्ष। तीसरा बिंदु है वह है संघर्ष अर्थात कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट अर्थात संघर्ष किसे कहते हैं यह भी देखने की बात है। संघर्ष का मतलब क्या होता है, कई बार बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि संघर्ष किसे कहते हैं। संघर्ष का अर्थ होता है कि दो व्यक्तियों अथवा दो समूहों के बीच किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश या होड़ करना ही कहलाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, संघर्ष क्या है, दो व्यक्तियों अथवा दो समूहों के बीच किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश या होड़ करना कहलाती है।
व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होता है? संघर्ष करना होता है। व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष करे वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इससे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है और इस संघर्ष के द्वारा व्यक्ति में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। चौथा पॉइंट है तादात्म्यकरण। यह तादात्म्यकरण क्या होता है? नाम से जैसा कि आप देख रहे हैं, यह क्या होता है? एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं को दूसरे व्यक्ति के अनुसार व्यवहार को ग्रहण करना या ढालने की प्रक्रिया को ही तादात्म्यकरण कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, तादात्म्यकरण एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं को दूसरे व्यक्ति के अनुसार व्यवहार को ग्रहण करना या ढालने की प्रक्रिया को तादात्म्यकरण कहते हैं। ज़्यादातर बच्चे अपने घर परिवार, आस पड़ोस, सगे संबंधियों, अध्यापकों, मित्रों, पारिवारिक सदस्यों आदि के आत्मीकरण को स्थापित करता है। प्रश्न आपसे बनेगा कि तादात्म्यकरण कैसे हम स्थापित करते हैं? तो आपको इसका उत्तर जवाब याद होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तादात्म्यकरण में ज़्यादातर बच्चे अपने घर परिवार, आस पड़ोस, सगे संबंधी व्यक्तियों, मित्रों तथा पारिवारिक सदस्यों के द्वारा तादात्म्यकरण स्थापित करता है। अतः तादात्म्यकरण बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे जो हमारा टॉपिक है वह है कि बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक अर्थात अध्यापक का क्या महत्व है, कैसे उसके योगदान से बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया विकसित होती है। यह भी आप पॉइंट वाइज ध्यानपूर्वक देखिएगा। शिक्षक कैसे बच्चों के सोशलाइजेशन में अर्थात समाजीकरण में मदद करता है, इस पर हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए। व्यक्तित्व का विकास, पहला पॉइंट होता है कि शिक्षक के संपर्क में आने से बच्चों के अंदर में व्यक्तित्व का विकास होता है। किस प्रकार होता है? जब बच्चा स्कूल एवं कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसके बाद ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होने लगता है। जहाँ बच्चा बहुत से लोगों के संपर्क में आता है, जैसे शिक्षक, मित्रों आदि के द्वारा, जैसे अध्यापक तथा पुस्तक से बहुत से ज्ञान प्राप्त करता है, सीखता है और इस प्रकार इन सभी सीखी हुई बातों के द्वारा अपने समाजीकरण का सहायता भी मिलती है। तो हमने देखा कि व्यक्तित्व के विकास करने के लिए समाज में जो हमारा एक शिक्षक वर्ग है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए कि वह जो भी ज्ञान सीखता है, विशेष करके विद्यालय में, वह अधिक से अधिक ज्ञान जो है अध्यापक के द्वारा पुस्तकों से जो बहुत ज्ञान प्राप्त करता है, सीखता है और इस प्रकार इन सभी के द्वारा उनके समाजीकरण का सहायता मिलती है। अब अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान। अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान, शिक्षा की मदद से बच्चा अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को जान जाते हैं और फिर वह अपने कर्तव्यों का पालन करने लगते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, शिक्षा की मदद से, किसकी मदद से? शिक्षा की मदद से बच्चा अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को जान जाता है और फिर वह अपने कर्तव्यों का पालन करने लगता है और अपने अधिकारों को समझ जाता है, जिससे उसका समाजीकरण होता है। निश्चित रूप से हम यह जानते हैं कि जब व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझने लगता है तो वह निश्चित रूप से एक सामाजिक प्राणी बन जाता है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य यह व्यक्ति का परम मूल कर्तव्य है जिसे कि वह अपने जीवन में उतारे तथा उसका पालन करे। तीसरा पॉइंट है संस्कृति का ज्ञान। संस्कृति का ज्ञान से अभिप्राय यह है कि किसे कहते हैं, यह पहले समझ लिया जाए। शिक्षा के द्वारा बच्चे अपने संस्कृति अर्थात अपने रीति रिवाज, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं आदि के बारे में जानते हैं। अतः संस्कृति भी बच्चों के समाजीकरण को बढ़ावा देता है। बहुत सारे माता पिता या ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं कि संस्कृति का मतलब क्या होता है। तो संस्कृति का मतलब होता है शिक्षा के द्वारा ही बच्चे अपने संस्कृति अर्थात अपने रीति रिवाजों और परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं आदि के बारे में जानते हैं। अतः संस्कृति भी बच्चों के समाजीकरण में मदद करता है। अगला पॉइंट है नियमों का पालन। नियमों का पालन से अभिप्राय यह है कि जो रूल्स बनाए गए हैं समाज में, परिवार में, या आपका अपना कोई ऐसा रूल है जिससे कि अपने जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं, तो नियमों को पालन नियमित रूप से करना चाहिए। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वह विद्यालय के द्वारा दिए गए नियमों का भी पालन करते हैं। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वह विद्यालय के द्वारा दिए गए नियमों का पालन भी करते हैं। यही नहीं इस कारण से वह अनुशासन में रहने लगते हैं, अर्थात नियमों के अनुसार जब हम व्यवहार करने लगते हैं
तो वह क्या है, अनुशासन कहलाता है। इसलिए कहा गया कि इस कारण जो वह अनुशासन में रहने लगते हैं, जिससे बच्चों का समाजीकरण होता है। तो आप देख रहे हैं कि समाजीकरण को बनाने में कितने सारे लोग मिलकर के हमारा सहयोग करते हैं, और छात्र छात्राओं को भी इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, बालकों को भी, तब जाकर के वह कार्य सफल होता है। आगे है विभिन्न लोगों से संपर्क। समाज में रहने का, समाज का अर्थ ही होता है कि हम समाज में, अर्थात घर के बाहर, घर के अगल बगल में जितने लोग रहते हैं उनके साथ हमारा क्या है, कुछ न कुछ संपर्क होता है, और संपर्क के साथ साथ हमारे जो व्यवहार के अनुरूप हमारे कुछ मित्र भी बनते हैं। तो विभिन्न लोगों से संपर्क में आने से, स्कूल अथवा कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी अनेक लोगों के संपर्क में आता है, और इस प्रकार से अनेक लोगों से उसका सामाजिक संपर्क बन जाता है। स्कूल और कॉलेज समाजीकरण का मुख्य माध्यम है। प्रश्न आपका बनता है, समाजीकरण का मुख्य माध्यम क्या है? तो आपको जवाब देना होगा, इसका मुख्य माध्यम स्कूल और कॉलेज है। चलिए, यह था प्रश्न पॉइंट नंबर 5। 6 में हम लोग चलते हैं। यह क्या कहता है? समायोजन शिक्षा के द्वारा बच्चों में समायोजन की भावना विकसित होती है। समायोजन की भावना विकसित होती है, तो समायोजन का अर्थ हो जाता है एडजस्टमेंट। तो शिक्षा के द्वारा बच्चों के समायोजन की भावना विकसित होती है। शिक्षा काल में बालक एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अतः इस कारण से बच्चे अपना समायोजन करना सीख लेते हैं। अर्थात बच्चों में धीरे धीरे क्या है, फिर वही बात कि बच्चों में समायोजन के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। अब इन सभी बिंदुओं को लेकर के आज पाठ 4 का जो हमारा मुख्य ये है, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। वह यह है कि निष्कर्ष क्या निकल करके आता है। इस कारण बच्चों में समाजीकरण में किस कारण, जो ऊपर के मुख्य बिंदु दिए गए हैं, प्राथमिक और गौण प्रक्रियाएं, उसी की बात हो रही है कि इस कारण से बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्णता होती है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हुए बालकों में बहुत से गुणों का विकास होता है। वे विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं, अधिकारों, कर्तव्यों, भावनाओं आदि द्वारा अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार यह जो निष्कर्ष हमारा यह बताता है कि हम बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपसे प्रश्न बनता है कि समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा उसके अवयव हैं जो कि इस आंसर को पूरा करता है। तो कह सकते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हुए बालकों में बहुत से गुणों का विकास होता है। परंपराओं, अधिकारों, कर्तव्यों, भावनाओं आदि के द्वारा अपने ज्ञान की वृद्धि में हम अधिक से अधिक समय देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समाजीकरण की प्रक्रिया का हमारा यह आज का यह टॉपिक आज समाप्त होता है। 2 भाग में यह हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया वाला जो टॉपिक है यह संपन्न हुआ। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा यह जो प्रयास किया जा रहा, मेहनत किया जा रहा है, आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ यदि आपको किसी तरह की समस्या है तो हमें कमेंट्स करें, जिसके माध्यम से मैं आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात CTET की तैयारी के लिए फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा देश के निर्माण में अपना सहयोग देते रहें। जय हिंद, जय भारत।